Please like, share, subscribe my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। तो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 पार्ट 5। पार्ट प्रोग्रामिंग सब चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, उसके पार्ट 4 ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अगर वो वीडियोस नहीं देखा है तो उसको आप ज़रूर देखें। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, हमने स्टार्ट किया था कि जो एनसी सिस्टम होता है उसको कई तरीके से कैटेगराइज करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। तो पहला हमने डिस्कस किया था लूप कंट्रोल सिस्टम, यानी कि लूप नियंत्रण निकाय के आधार पे ओपन लूप, क्लोज लूप डिस्कस किया था। फिर गति नियंत्रण के यानी मोशन कंट्रोल के आधार पे हमने डिस्कस किया था पॉइंट टू पॉइंट और कंटूरिंग सिस्टम। तो बेसिकली आज हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के आधार पे डिस्कस करेंगे कि एनसी सिस्टम को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो ये क्लासिफिकेशन ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसमें देख सकते हैं कि 4 तरीके से हमने कैटेगराइजेशन किया था। नंबर 1 आपका क्या था? बेस्ड ऑन कंट्रोल लूप। तो कंट्रोल लूप के आधार पे हमने ओपन लूप और क्लोज लूप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। फिर सेकेंड आपका था बेस्ड ऑन कंट्रोल, मोशन कंट्रोल। बेस्ड ऑन मोशन कंट्रोल में भी हमने पॉइंट टू पॉइंट और कंटूरिंग सिस्टम प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन द कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम के आधार पे, यानी कि निर्देशांक जो आपका स्थिति होती है, निर्देशांक जो बिंदु होते हैं उसके आधार पे हम कैसे कैटेगराइज करते हैं। तो उसके 3 तरीके हैं से कैटेगराइज किया जाता है। नंबर 1 इज एब्सोल्यूट पोजिशनिंग, नंबर 2 इज इंक्रीमेंटल, नंबर 3 इज द फिक्स जीरो एंड फ्लोटिंग जीरो। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। और नंबर 4 डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 4 क्या है? बेस्ड ऑन द पावर सोर्स, यानी कि अगर इलेक्ट्रिक पावर यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे तो इलेक्ट्रिक ड्राइव हो जाएगा, और हाइड्रोलिक का यूज़ करेंगे यानी कि द्रव्य शक्ति का यूज़ करेंगे तो हाइड्रोलिक ड्राइव न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम हो जाएगा। तो थर्ड ये आपका थर्ड ये तीनों डिस्कस करेंगे थर्ड कैटेगराइजेशन यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम के आधार पे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे पार्ट प्रोग्रामिंग कैसे बनाते हैं, उसका बेसिस क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो बेस्ड ऑन द कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर मोशन कंट्रोल एस्पेक्ट को देखें, यानी कि गति नियंत्रण के आधार को देखें, तो पोजीशन को डिफाइन करते हैं हम रिलेटिव टू द ओरिजिन, यानी कि जो आपका केंद्र बिंदु होगा, जो मूल बिंदु होगा, उसके रिलेटिव, उसके सापेक्ष हम कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कि निर्देशांक के आधार पे, निर्देशांक ज्योमेट्री कह सकते हैं, निर्देशांक बिंदु के आधार पे हम उसको कैटेगराइज करते हैं। यानी कि जो आपका मान लीजिए ये आपका पॉइंट है, ठीक है, ये आपका क्या है? केंद्र बिंदु है। तो जो आपका टूल का मूवमेंट होगा, वो टूल मान लीजिए यहाँ मूव किया है तो इस बिंदु के सापेक्ष कितनी दूरी पे है, ठीक है, तो उसके आधार पे हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें हम एब्सोल्यूट पोजीशनिंग डिस्कस करेंगे, इंक्रीमेंटल पोजीशनिंग और फिक्स जीरो। तो ये किसके सापेक्ष होगा? ये आपका मूल बिंदु के आधारित, मूल बिंदु के सापेक्ष कितनी दूरी ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, उसी के आधार पे 3 तरीके से कैटेगराइज किया गया है। तो तीनों केसेस हम डिस्कस करेंगे तो आपको क्लैरिफाई होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। उससे पहले हम थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझते हैं कि जो मशीन कंट्रोल सिस्टम में यानी एनसी सिस्टम में कोऑर्डिनेट सिस्टम हम कैसे यूज़ करते हैं। तो एनसी कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है, कोई भी आपका फ्री बॉडी है, मान लीजिए स्पेस में कोई भी बॉडी है, आप लोग पढ़े भी होंगे पहले भी, तो आपका कोई भी फ्री बॉडी है, तो हर एक फ्री बॉडी का कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है? 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब ये कि 6 डायरेक्शन में उसका मूवमेंट हो सकता है। वो कैसे कैसे होगा? यानी कोई बॉडी स्पेस में रखी है तो वो 6 तरीके से मूव कर सकती है, 6 उसका डायरेक्शन में मूव कर सकती है। वो 6 डायरेक्शन कैसे होगा उसके हम आगे बात करते हैं। तो जो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या क्या होगा? 3 पॉजिटिव और निगेटिव ट्रांसलेशन होगा, 3 आपका पॉजिटिव और निगेटिव ट्रांसलेशन होगा। तो 2 तरीके से गति होती है, एक तो ट्रांसलेशन यानी कि रेखीय गति, दूसरा होता है रोटेशनल यानी कि आपकी जो घुमाव गति होती है, कह सकते हैं घूर्णन गति। तो 3 पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है, वो किस किस डायरेक्शन में होगा? एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, जो कि रेखीय गति होगी। और 3 आपका क्या होगा? रोटेशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो रोटेशन क्या हो सकता है? क्लॉकवाइज हो सकता है या काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होगा किसके सापेक्ष होगा, किसके अबाउट होगा? एक्स और वाई और जेड के एक्सिस के अबाउट होगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो मशीन कैन हैव 2 और मोर देन 2 स्लाइडर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो किसी भी मशीन में 2 या 2 से अधिक स्लाइडर लगे होते हैं और जो एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो स्लाइड मोशन कैन बी डिसाइडेड विद द राइट हैंड रूल। तो जो स्लाइड मोशन होगा, जो स्लाइड आपका गति होगी स्लाइड की, उसको हम कैसे डिसाइड करते हैं, राइट हैंड रूल के हिसाब से, जो कह सकते हैं दायां हाथ का नियम होता है। तो इस अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ अ थंब ऑफ राइट हैंड इज प्लेस टू द पॉजिटिव एक्सिस, अगर आपका जो थंब है, यहाँ पे देख सकते हैं ये राइट हैंड रूल है, ये आपका राइट हैंड है। तो राइट हैंड में अगर आपका जो थंब का यानी कि हैंड का जो थंब है यानी अंगूठा है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो जो अदर 2 फिंगर्स होंगे, अदर 2 फिंगर्स कौन सी, एक ये वाली और ये वाली, तो अदर 2 फिंगर्स विल बी शो द पॉजिटिव डायरेक्शन। तो अगर ये आपका थंब पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो अदर दो फिंगर होंगी वो भी 2 पॉजिटिव डायरेक्शन को ही दर्शाएंगी। यानी थंब आपका एक्स वाई है, एक्स एक्सिस में है प्लस में, तो ऊपर जो थंब फिंगर है वो भी प्लस वाई होगा और जो इस साइड जेड एक्सिस होगी वो भी प्लस में होगी। ठीक है, तो ये आपका थंब रूल कहलाता है। इसी तरीके से इसका नेगेटिव हो जाएगा, इधर माइनस में हो जाएगा, तो उसका वाइस वर्सा होगा। अब ये 6 डायरेक्शन में कैसे मोशन होता है, तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स इस डायग्राम की सहायता से इसमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपकी क्या है स्टूडेंट्स, वाई एक्सिस है, दिस इज योर वाई एक्सिस जो ये दिख रही है। तो दिस इज योर वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में क्या होगा, ट्रांसलेशन हो सकता है प्लस एक्स प्लस वाई या फिर माइनस वाई, यानी दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। तो एक डायरेक्शन ये हो गई, एक डायरेक्शन में मोशन। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाली आपकी एक्स एक्सिस है। इस एक्स एक्सिस में प्लस एक्स इधर या प्लस माइनस एक्स इधर, ठीक है। जेड एक्सिस में प्लस जेड इधर और माइनस जेड उस साइड। तो ये 3 डायरेक्शन हो गई, यानी 3 डायरेक्शन में मोशन हो सकता है, प्लस की तरफ या माइनस की तरफ। और 3 डायरेक्शन में रोटेशन होगा। तो रोटेशन जो होगा एक एक्स एक्सिस के अबाउट हो सकता है, यानी कि एक्स एक्सिस के अबाउट क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, ठीक है। तो ये एक डायरेक्शन ये रोटेशन हो गया। एक दूसरा रोटेशन वाई एक्सिस के अबाउट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जेड एक्सिस के अबाउट भी रोटेशन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इस तरीके से 3 रोटेशन और 3 ट्रांसलेशन होते हैं, ये कह सकते हैं 3 रेखीय गति में मोशन होते हैं। टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है अगर कोई बॉडी फ्री ऑब्जेक्ट फ्रीली स्पेस में रखा हुआ है। तो होप आप लोग को कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ में आ गया होगा एनसी सिस्टम का। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो हम जैसे मान लीजिए हमें डिसाइड करना है कि एक्सिस, क्योंकि एक्सिस का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप पार्ट प्रोग्रामिंग करेंगे आगे तो उसमें एक्सिस का बहुत रोल प्ले होता है इंपॉर्टेंट, कि वो कैसे समझेंगे। तो कैसे जेड एक्सिस कैसे निर्धारित करेंगे, तो सबसे पहले हम जेड एक्सिस को निर्धारित करते हैं। तो जो जेड एक्सिस होगी दैट इज द एक्सिस ऑफ द मेन स्पिंडल ऑफ द एनसी मशीन। तो जो मेन स्पिंडल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वो जेड एक्सिस है। तो जैसे ये देख सकते हैं आपका दिस इज ये आपके मान लीजिए मिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है यहाँ पे। तो ये आपका स्पिंडल यहाँ पे लगा हुआ है, देख सकते हैं। तो स्पिंडल की जो एक्सिस होगी वो जेड एक्सिस होगी, ऊपर प्लस जेड और नीचे माइनस जेड। और पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, पॉजिटिव जो जेड एक्सिस होगी दैट इज द डायरेक्शन फ्रॉम द वर्क पीस टू स्पिंडल। तो प्लस जेड का मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन फ्रॉम वर्क पीस टू स्पिंडल। तो ये वर्क पीस यहाँ पे होगा, वर्क पीस से स्पिंडल की तरफ की जो डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रही है वो प्लस जेड है, तो वही दिखाया गया है। और फिर उसके बाद एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस जो होगी वो हॉरिजॉन्टल होगी, ये आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ये पैरेलल टू द वर्क टेबल होगी। और एक्स एक्सिस जो होगी, जो आपका वर्क पीस जहाँ पे लगा होगा उसके क्या होगी, पैरेलल होगी, उसके समांतर होगी। और जो वाई एक्सिस होगी दैट इज द परपेंडिकुलर टू द एक्स जेड प्लेन। तो ये आपका एक्स एक्सिस है यानी एक्स प्लेन है, और ये आपका जेड वाला प्लेन है, यानी कि ये आपका एक्स हो गया, ये आपका जेड हो गया। तो एक्स जेड प्लेन के जो परपेंडिकुलर होगी एक्सिस, यानी कि ये वाली एक्सिस, ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस आ रही है तो दैट विल बी वाई एक्सिस। तो ये आपकी वाई एक्सिस हो गई। तो होप आपको लोग ये क्लैरिफाई हो गया, ये सारी मशीनों पे एप्लीकेबल होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपका मान लीजिए ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो ये स्पिंडल वाला जेड डायरेक्शन हो गया, और ये एक्स डायरेक्शन हो गया, ये वाई डायरेक्शन हो गया। तो इस तरीके से आपका लेथ में भी होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो होप आप लोग को क्लैरिफाई हो गया होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम। तो वही है इंक्रीमेंटल और एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट की अगर बात करें तो एब्सोल्यूट पोजीशनिंग में क्या होता है, जो वर्क हेड होता है आपका,
वर्कहेड लोकेशन आर ऑलवेज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू द ऑरिजिन ऑफ द एक्सिस सिस्टम। तो जो आपका वर्कहेड होगा यानी कि ये कह सकते हैं टूल होगा, टूल की जो लोकेशन होगी हमेशा कहाँ से लेंगे हम, ये याद रखें, ऑरिजिन से लेंगे। हमेशा जो डिस्टेंस लेंगे एब्सोल्यूट में ऑरिजिन से लेंगे यानी मूल बिंदु से लेंगे। और इंक्रीमेंटल में क्या होता है, इंक्रीमेंटल में मूल बिंदु से नहीं लेते हैं, इसमें जो नेक्स्ट वर्कहेड पोजीशन होगी दैट इज डिफाइंड रिलेटेड टू द प्रेजेंट लोकेशन। मान लीजिए इसको मैं आगे समझाऊंगा भी। इंक्रीमेंटल में क्या होता है कि एब्सोल्यूट में ऑरिजिन से ले रहे हैं डिस्टेंस। मान लीजिए ये आपका ऑरिजिन है, ठीक है, ऑरिजिन ये है और आपका टूल यहाँ पे, तो हमेशा डिस्टेंस यहाँ पे लेंगे। मान लीजिए टूल यहाँ पे आया है तो यहाँ से डिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से यहाँ पे चला गया, तब भी डिस्टेंस हम कहाँ से मेज़र करेंगे, ये ऑरिजिन से मेज़र करेंगे। लेकिन इंक्रीमेंटल में क्या होगा, तो इंक्रीमेंटल में मान लीजिए टूल की पोजीशन यहाँ पे है और पहले पोजीशन यहाँ पे थी, तो जो प्रीवियस लोकेशन होगी उससे डिस्टेंस मेज़र किया जाएगा। यानी कि डिस्टेंस अगर हमें ये वाली देनी है तो डिस्टेंस क्या लेंगे, ये, और वाई एक्सिस में ये डिस्टेंस। तो होप आप लोगों को क्लैरिफाई हो गया होगा इंक्रीमेंटल पोजीशनिंग। तो इसको और डायग्राम की सहायता से समझते हैं, डिफरेंस समझते हैं इसमें एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल में। तो बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं वर्कहेड जो है आपका, दिस इज द वर्कहेड। वर्कहेड इज वर्कहेड जो आपका टूल है, वर्कहेड इज प्रेजेंटली एट पॉइंट 2020। तो यहाँ पे आपका वर्कहेड रखा हुआ है 2020 पे, ठीक है। यानी कि 2020 का मतलब यहाँ से 20 डिस्टेंस पे x में और यहाँ y डिस्टेंस में 20 डिस्टेंस पे। इज टू बी मूव टू पॉइंट 40 और 50। इसको 2020 से टूल को मूव कराना है, यहाँ पॉइंट पे ले आना है। तो होगा क्या, तो होगा क्या, ये x में कितना मूव करेगा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो x में 40 मूव किया है, y में कितना मूव किया है, 50 मूव किया है। अगर हम एब्सोल्यूट पोजीशनिंग की बात करें तो एब्सोल्यूट में अगर देखें तो एब्सोल्यूट में हमेशा ये 40 है 50 है, तो डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, ऑरिजिन से लेंगे। यानी कि टूल तो यहाँ पे है, अगर डिस्टेंस अगर यहाँ से देखें तो यहाँ से डिस्टेंस तो कम है ना, लेकिन जो एब्सोल्यूट में हम देखेंगे तो डिस्टेंस कितनी डालेंगे यहाँ पोजीशन पहुँचने के लिए, जितना आपका x में कितना है यहाँ से यहाँ तक की दूरी 40 और y में कितनी है 50 है। तो दिस डिस्टेंस हम विल बी टेकन इन द एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग। तो एब्सोल्यूट पोजीशनिंग में x में कितना वैल्यू लेंगे, 40 लेंगे, और y में कितना लेंगे, 50 लेंगे। लेकिन अगर इंक्रीमेंटल पोजीशनिंग की बात करें तो इंक्रीमेंटल में प्रीवियस लोकेशन से डिस्टेंस लेते हैं। तो यहाँ से अब यहाँ से दूरी लेंगे क्योंकि लोकेशन यहाँ पे, तो x में कितना ये हो गया, ये आपका 40 है, ये 20 है, तो 40 माइनस 20 यानी कि ये डिस्टेंस 20 लेंगे। तो x में कितना दूरी देंगे, 20 देंगे, और y में कितना दूरी देंगे, 30 देंगे। तो इसमें हम ऑरिजिन से डिस्टेंस नहीं लेते हैं, कहाँ से डिस्टेंस लेते हैं स्टूडेंट्स, जो करंट प्रीवियस टूल की लोकेशन होगी, पोजीशन होगी, उसके आधार पे लेते हैं। तो होप आप लोग को ये इंक्रीमेंटल और एब्सोल्यूट का मतलब समझ में आ गया। एब्सोल्यूट का मतलब हमेशा मूल बिंदु से लेंगे, इंक्रीमेंटल का मतलब इंक्रीज करते जाएंगे, यानी प्रीवियस लोकेशन से लेंगे, टूल जहाँ पे पहले था उस स्थिति से हम डिस्टेंस लेंगे। तो होप आप लोगों को क्लैरिफाई हो गया होगा। तो देख सकते हैं ये एब्सोल्यूट पोजीशनिंग न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम में। तो अगर मान लीजिए आपका जो है कई पॉइंट्स दे रखे हैं, तो अगर इस पॉइंट पे जाना है या इस पॉइंट पे जाना है, तो इस पॉइंट पे जाना है तो हमेशा डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, 0 से, ऑरिजिन यहाँ पे, तो ये कितनी दूरी पे है, 1,3। तो यहाँ पे यहाँ पे ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट यानी कि कहाँ पे है, 3 पे है, और इधर x में 1 पे है। तो हम दूरी कितनी लेंगे, x 1,3 यानी x में 1 देंगे, 3, और y में 3 देंगे। फिर उसके बाद टूल को मूव कराना है किसी और दूसरी पोजीशन पे, मान लीजिए सपोज A से B पे गए, B से C पे गए, तो हमेशा 0 से ही डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम प्रीवियस लोकेशन से लेंगे। लेकिन आपका इंक्रीमेंटल में अगर बात करें तो देख सकते हैं, मान लीजिए ये आपकी पोजीशन 1 है, यहाँ पे आया है, तो पहले तो 0 से लिया क्योंकि प्रीवियस लोकेशन यहाँ पे इंक्रीमेंटल में 0 पे थी, तो x में हमने 1 दिया है और y में कितना दिया है, 3 दिया है, ठीक है। अब हमें 2 पॉइंट पे जाना है, तो अब x में हम कितना देंगे, x में हम तो टोटल अगर 0 ऑरिजिन से देखें तो x में ये 2 है और y में कितना है, 1 है। लेकिन हम इतना ये हम नहीं लेंगे इंक्रीमेंटल में। इंक्रीमेंटल में हम डिस्टेंस कितनी देंगे, यहाँ से डिस्टेंस देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो x में वो कितना था, +1 था, ठीक है। तो +1 का मतलब यहाँ से हम दूरी कितनी देंगे, -2 देंगे। तो +1 में -2 जोड़ेंगे तभी तो -1 आएगा। तो x में हमने कितना दिया है, -2, और y में कितना देंगे, y में हमें प्लस में 2 जाना है, यानी 0 से 2 यानी 2 डिस्टेंस पे है।
तो हम ऑलरेडी 3 पे हैं, तो 3 से हम नीचे आएंगे, 3 से कितना नीचे आएंगे, 1 नीचे आएंगे, तब वो 2 पे पहुंचेगा, तो हमने -1 दिया है, यानी कि प्रीवियस लोकेशन से डिस्टेंस दे रहे हैं। इस तरीके से आपका इस पॉइंट पे भी आएंगे तो यहाँ से जो दूरी होगी वो देंगे। इस पॉइंट पे आने के लिए हमें ये दूरी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ये y में और ये x में। तो होप आप लोग को ये क्लैरिफाई हो रहा होगा। फिर उसके बाद इस पोजीशन पे आना है तो हम क्या लेंगे, दूरी यहाँ से डिस्टेंस देखेंगे, y में इतना और x में इतना। तो इस तरीके से हम इंक्रीमेंटल में प्रीवियस लोकेशन से डिस्टेंस लेते जाते हैं। लेकिन एब्सोल्यूट में ऐसा नहीं होता है, एब्सोल्यूट में हमेशा यानी कि 0 से पोजीशन देंगे। अगर a पॉइंट पे है तब भी x में कितना देंगे 3 और y में कितना देंगे -2 देंगे, यानी कि ये डिस्टेंस ऐसे, और हमेशा हर एक पॉइंट पे ऐसे ही होगा। लेकिन इंक्रीमेंटल में प्रीवियस लोकेशन से लेता है। तो अब आप लोग को ये इंक्रीमेंटल और एब्सोल्यूट का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर हम फिक्स जीरो और फ्लोटिंग जीरो की बात कर लेते हैं। फिक्स जीरो फ्लोटिंग जीरो क्या होता है, तो फिक्स जीरो पोजीशन सिस्टम में क्या होता है, ऑरिजिन इज फिक्स्ड एट द स्पेसिफिक पोजीशन ऑन द मशीन टेबल। तो फिक्स जीरो से नाम से पता चल रहा है कि आपका जो ऑरिजिन होगा, मूल बिंदु को किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे हम फिक्स कर देंगे मशीन टेबल पे। लेकिन जो फ्लोटिंग जीरो होगा, फ्लोटिंग जीरो में ऑरिजिन कैन बी सेट एट एनी पोजीशन ऑन द मशीन टेबल। तो फ्लोटिंग भी जीरो में अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से हम जीरो को कहीं भी फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये देख सकते हैं, दिस इज द फिक्स जीरो। तो फिक्स जीरो में क्या होगा, ऑरिजिन मान लीजिए हमने यहाँ फिक्स कर दिया ऑरिजिन। ठीक है, तो ऑरिजिन फिक्स कर दिया है तो कोऑर्डिनेट्स हमेशा यहाँ से कैलकुलेट किए जाएंगे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इस पॉइंट पे आना है, 1 पे जाना है तो x में 20 दिया है, y में 40 देंगे। ठीक है, इस तरीके से पॉइंट 2 पे जाना है तो x में 20 और y में 35 देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम फिक्स जीरो में एक पर्टिकुलर लोकेशन पे हमने जीरो को फिक्स कर, मशीन में ऑलरेडी फिक्स होगा। लेकिन आपका अगर फ्लोटिंग जीरो की बात करें तो फ्लोटिंग जीरो में हम कहीं भी अपनी हिसाब से जीरो को फिक्स कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मान लीजिए इसमें हमने ज़ीरो को कहीं एक पर्टिकुलर लोकेशन पे फिक्स किया हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे ये हमने ज़ीरो को फिक्स कर दिया है, तो इसके हिसाब से हम लोकेशन लेंगे। 1 पॉइंट पे जाना है, पॉइंट 1 पे जाना है, तो हम x में कितना जाएंगे, -20 जाएंगे, और y में कितना जाएंगे, +10 जाएंगे। ठीक है, ये दूरी कितनी है, 10 है, ये देख सकते हैं। ठीक है, तो इस पे हमें इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स देने हैं। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी मशीन में फिक्स जीरो में एक स्पेसिफिक पोजीशन पे फिक्स होता है, लेकिन इसमें हम अपने हिसाब से मान लीजिए यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, कहीं पे हम अपने हिसाब से जीरो को फिक्स कर सकते हैं। तो ये फिक्स जीरो और फ्लोटिंग जीरो का कंसेप्ट होता है न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम में। होप आप लोग को ये सारा कुछ क्लैरिफाई हो गया होगा। तो अगर नेक्स्ट टॉपिक है आपका, दैट इज़ द इकोनॉमिक्स ऑफ द एनसी मशीन। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, एनसी मशीन में जो होता है, अगर हम बात करें कि उसमें जो लागत होती है वो कैसे हम लोग के लिए रिलायबल होती है, कैसे वो लाभकारी होती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ रिडक्शन इन द नॉन प्रोडक्टिव टाइम, यानी कि जो आपका नॉन प्रोडक्टिव टाइम हो, जिस समय उत्पादन नहीं हो रहा है, तो वो टाइम कम हो जाता है अगर हम एनसी मशीन का प्रयोग करते हैं। तो रिडक्शन इन द जिग्स एंड फिक्चर्स, जिग्स एंड फिक्चर यानी कि टूल को होल्ड कराना है, वर्क पीस को बांधना है, उसके लिए जिग्स और फिक्चर्स का यूज़ करते हैं, तो वो कम यूज़ होता है इसमें एनसी मशीन में। फिर उसके बाद बात करते हैं रिडक्शन इन द लीड टाइम, यानी प्रोडक्शन टाइम भी कम हो जाता है, प्रोडक्शन करने में जो टाइम लगता है। हाई प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है प्रोडक्ट की, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और इन्वेंट्री का भी कम खर्चा होता है, कि लेस इन्वेंट्री, यानी कि स्टोरेज में जो पैसा जाता है वो कम होता है, क्योंकि हमें जब डिमांड आती है उस हिसाब से हम एनसी सिस्टम पे मशीन पे बनाते जाते हैं आपका प्रोडक्ट। तो होप आप लोग को ये सारा कुछ कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे पार्ट प्रोग्रामिंग, तो उस वीडियो को जरूर देखें, और प्रीवियस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो उसको भी जरूर देखें। और वीडियो को पसंद आई है तो थम्स अप बटन को प्रेस करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ घरों पर रहें, पढ़ाई करते रहें, सुरक्षित रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।